जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे मस्त होंगे। कैसे हो सारे के सारे बच्चे? मस्त होना, तंदुरुस्त हो, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। और ऐसा मैं मान के भी चल रहा हूं कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमने 90 दिन का जो चैलेंज लिया हुआ है, 90 दिन जो हमने सोचा हुआ है ना कि 90 डेज में हम जिंदगी बदलने वाली है अपनी, है ना। हमने सोच रखा है कि 90 डेज में जैसे ही कंप्लीट सिलेबस होगा तो इंग्लिश से हमारा रिश्ता नाता ही चेंज हो जाएगा, है ना। अब हम खफा खफा से रहते हैं, इससे थोड़े से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, फिर इसके पास आने का मन करेगा। तो इसी कड़ी में आज दिन है कौन सा? जितनी तारीख उतना ही दिन। मेरे भाई आज है 14 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर से हमने ये सीरीज की थी। कब से? 1 अक्टूबर से ये सीरीज शुरू की थी और आज आ गई 14 तारीख। तो मेरे भाई 14 दिन तो वैसे ही माइनस हो गई, 14 दिन तो वैसे ही माइनस हो गई। तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपका एक एक दिन घटता चला जाएगा, ठीक है। एक एक दिन घटता चला जाएगा। अपने माइंड में एक बात को सोच के रखो भाई, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी तो ये दिन जा ही रहा है ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर नहीं पढ़ रहे तो ये दिन यही रह जाएगा, 24 की बजाय 48 घंटे का हो जाएगा, नहीं ना। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो भी दिन खत्म होते जाते हैं। धीरे धीरे करके 90 दिन तो होने ही है, और क्यों ना हम इन 90 दिनों का फायदा उठा ले, है ना। तो हर एक बच्चे को मन लगा के पढ़ना, डेली क्लास अटेंड करनी है। अगर कोई पीछे की क्लास मिस हो जाती है ना, उस क्लास को जरूर देखा करो, क्योंकि ये इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है, ये मैथ्स रीजनिंग नहीं है, ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को आपको चेन में देखना पड़ेगा भाई, सीक्वेंस से वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, पीछे की क्लास आपको जरूर देख के आनी है, ठीक है भाई। करें शुरुआत। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ध्यान रखना, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो मेरे भाई। और हम एसएससी 2024 को टारगेट करके इसको कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। तो एसएससी 2024 जब बोल दिया ना, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब ये मत पूछा करो सर ये इसके लिए है, इसके लिए है। मेरे भाई बोल दिया हर एग्जाम के लिए, तो हर एग्जाम के लिए, ठीक है। पता होता क्या है, बच्चे क्या करते, तैयारी तब शुरू करते जब एग्जाम आ जाता है ना। अब एकदम से मान लो एग्जाम आ गया, 1 महीने में एग्जाम है, तो 1 महीने में कैसे तैयारी होगी? नहीं होगी ना। तो मेरे भाई एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको 4-5 महीने आपको देने पड़ेंगे। तो 3 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और फिर प्रैक्टिस, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा किसी एग्जाम का, फिर दबा के प्रैक्टिस की जाएगी। फिर सोचना आप कहां होंगे और वो बच्चे कहां होंगे जिन्होंने उस टाइम पे शुरुआत की जब नोटिफिकेशन आया। करें शुरुआत भाई, चलो भाई। फिर सारे बच्चे एक बार, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे, आपको पता आते ही क्या करना, सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे। आते ही लाइक शेयर कर दिया करो भाई, गुस्ताखी मत किया करो, ये काम जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो, और आपको किसी को दिखावा, मतलब किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है कि हाँ भाई सर देख रहे हैं तो मैं पढ़ूं, नहीं देख रहे हैं तो भी पढ़ना है। आपको रिजल्ट के लिए पढ़ना, ध्यान रखना ये बात। ये जो बात है ना, बहुत बड़ी बात कही है मैंने कि दिखावे के लिए नहीं मेरे भाई, कामयाब होने के लिए पढ़ना है। चलो, तो हमारा क्लास है आज प्रोनाउन भाई। आज हमारा जो है प्रोनाउन का तीसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है प्रोनाउन की, नहीं देखी देख लेना। कल हमने लास्ट पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था। आज आगे बढ़ जाते हैं, रिफ्लेक्सिव से आगे चलेंगे। एक एक चीज को बारीकी से समझना, प्यार से समझना, हर एक बात आपको समझ में आने वाली है। चलो भाई, आज का जो पहला प्रोनाउन होने वाला है प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रोनाउन होगा, उसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। उसका नाम क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या नाम है भाई? एम्फेटिक प्रोनाउन। और नोट्स जरूर बनाने हैं आपको, नोट्स जरूर बनाने हैं, साथ के साथ में आपको नोट्स, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने, ताकि बाद में रिवीजन आपका इजी हो जाए। एम्फेटिक प्रोनाउन, देखो भाई नाम में पता है एम्फेटिक, है ना, नाम के अंदर आया एम्फेटिक। ये एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक का मतलब होता है प्यारे बच्चे एम्फसाइज करना। क्या करना?
एम्फसाइज करना। अब ये एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? एम्फसाइज का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज पर जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना, किसी बात पर जोर डाला। क्या मतलब है सर? मतलब ये है, आप लिखो इसको, कॉपी में लिखो, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे आप कॉपी में लिखो। देखो भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन इसलिए यूज किया जाता है जब सब्जेक्ट बोलता है कि कोई काम उसने खुद किया है, वो इस बात पे जोर डालता है कि मैंने ये काम खुद किया है, किसी और से नहीं करवाया, तो वो एम्फसाइज करता है, वो जोर डालता है। और मेरे भाई जोर डालने को ही बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि जब कोई सब्जेक्ट बोले कि ये काम मैंने खुद किया है, किसी और की हेल्प नहीं की, किसी और से नहीं करवाया, तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात पे जोर डाला है, और जोर डालने को एम्फसाइज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। डन। चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो, आप सबने कल एक लिस्ट पढ़ी थी, आप सबने कल एक लिस्ट पढ़ी थी भाई, ध्यान है कुछ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक लिस्ट पढ़ी थी। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या पढ़ा था आपने, बताना। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। आई का रिफ्लेक्सिव केस पढ़ा था सर माई सेल्फ, है ना? आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या पढ़ा था सबने? माई सेल्फ। बोला करो भाई। वी का रिफ्लेक्सिव केस क्या पढ़ा था आपने? सर वी का पढ़ा था आवर सेल्फ। क्या पढ़ा था? आवर सेल्फ। ठीक है भाई। यू का क्या पढ़ा था भाई? यू का, सर यू का पढ़ा था योर सेल्फ या योर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, ये दोनों हो जाते हैं भाई यूज। ठीक है, चलो उसके बाद में ही का क्या पढ़ा था? सर ही का रिफ्लेक्सिव केस पढ़ा था हमने हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या पढ़ा था? हिमसेल्फ। सी का क्या पढ़ा था? सर सी का पढ़ा था हर सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है प्यारे बच्चों? हर सेल्फ। उसके बाद दो और रह गए, एक तो रह गया इट, इट का क्या पढ़ा था? इट सेल्फ। और एक रह गया भाई दे, और दे का क्या होता है? दे का होता है सर देमसेल्व्स। दे का क्या होता है? दे का होता है देमसेल्व्स। तो यानी कि आपने कल ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिस्ट जान ली थी, और मेरे भाई कमाल की बात ये है कि यही लिस्ट एम्फेटिक प्रोनाउन का भी काम कर देती है। यही लिस्ट जो है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी होती है, रिफ्लेक्सिव का भी काम करती है और एम्फेटिक का भी काम करती है। बहुत मजा आएगा आप जब इन दोनों के बीच में फर्क समझोगे। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। यही लिस्ट एम्फेटिक भी और यही लिस्ट अपनी रिफ्लेक्सिव भी। फर्क समझना है कि ये फर्क क्या होता है, कब ये एम्फेटिक होगा, कब रिफ्लेक्सिव होगा। हमें कैसे पता चलेगा सर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? चलो, मैंने आपको कल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, एक बार हल्का सा रिकैप करवा रहा हूं, हल्का सा। ठीक है, मैंने कल आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने कब बताया था, कब यूज करना है? जब किसी एक्शन का, याद आया? जब किसी एक्शन का डूअर यानी कि उसको करने वाला और उस एक्शन का रिसीवर, और उस एक्शन का रिसीवर यानी कि उस एक्शन को करने वाला और उस एक्शन को रिसीव करने वाला, जब दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं मेरे भाई, उस केस में हम ऑब्जेक्ट को यानी कि रिसीवर को रिफ्लेक्सिव केस में लिखते हैं। याद आया? याद आया? रिसीवर को रिफ्लेक्सिव केस में लिखते हैं। ठीक है, इसी बात को मैंने एक और तरीके से बताया था, इसी बात को मैंने एक और तरीके से बताया था। मैंने क्या बताया था कि मेरे भाई एक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं? सर एक्शन को जनरली वर्ब बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब किसी वर्ब का डूअर बोले तो सब्जेक्ट और रिसीवर बोले तो ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव केस में लिखा जाता है। याद आई ये बात? याद आई ना? ठीक है, याद दिला रहा हूं ताकि भाई चीजें रिलेट कर लो। मान लो आज कोई नया बच्चा हो, वो सीधा एम्फेटिक नहीं समझ पाएगा फिर। ठीक है, चलो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं इसका, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, मैंने कल भी लिखा था वो। जैसे मैंने लिखा कि राम किल्ड हिमसेल्फ, राम किल्ड हिमसेल्फ, जैसे मैंने ये लिख दिया राम किल्ड हिमसेल्फ। अब इसके अंदर देखो मेरे भाई, एक्शन क्या है? मारने का, ये हो गया एक्शन, यानी कि वर्ब बोल लो इसको, ये हो गई हमारी वर्ब। ठीक है भाई, इसका डूअर कौन है? सर राम है, और डूअर है तो मैं इसको बोल दूंगा सब्जेक्ट। ठीक है सर, राम किल्ड हुम, किसको मारा? सर खुद को मारा।
तो राम के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ आ जाएगा। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, मारने वाला भी राम है और मारा किसको, राम को, यानी कि अपने आप को, तो एक्शन का रिएक्शन हो गया, यानी कि डूअर रिसीवर सेम। तो रिसीवर एंड को ध्यान रखना, ये बात ऑब्जेक्टिव केस को रिफ्लेक्सिव केस में लिखना है। मैंने यहां पे लिख दिया हिमसेल्फ, लिख दिया हिमसेल्फ, लिख दिया, सही हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ये था रिफ्लेक्सिव। लेकिन एम्फेटिक को कैसे यूज करना है, एम्फेटिक को कैसे यूज करना है, देखो भाई एम्फेटिक को कैसे यूज करना है। देखो डिफरेंस भी समझा दूंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई सॉ यू, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई सॉ यू, ध्यान से सुना, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा था। मान लो हमने किसी को देखा भाई कल, मान लो मैंने बोला कि मैंने कल तुम्हें देखा था, तुम पार्क में घूम रही थी, ठीक है। अब उसने बोला हाय राम, सच सही में देखा था, झूठ बोल रहे हो, सही में देखा था। तो हम इस बात पे जोर डाल के बोलते हैं ना कि मैंने खुद तुम्हें देखा था, बोलते हैं ना ऐसे करके, मैंने खुद तुम्हें देखा था अपनी आंखों से, मैंने खुद तुम्हें देखा था। तो मेरे भाई जब सब्जेक्ट बोलता है ना कि मैंने खुद वो काम किया था देखने का, तो इसको बोलते हैं एम्फसाइज करना। अब ये एम्फसाइज करेगा तो ध्यान रखना, ये ऐसे बोलेगा कि आई माई सेल्फ सॉ यू, ये ऐसे बोलेगा प्यारे बच्चों कि आई माई सेल्फ सॉ यू। समझने की कोशिश करना, इग्नोर मत करना, ध्यान रखना। ये ऐसे बोलेगा कि आई माई सेल्फ सॉ यू। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, सो क्या है, हमारी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है सर, इसका सब्जेक्ट आई है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट यू है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो मेरे भाई ये माई सेल्फ है ना, आई पे जोर डाल रहा है, ये माई सेल्फ आई पे जोर डाल रहा है कि मैंने खुद ये काम किया था देखने वाला, मैंने खुद ये काम किया था देखने वाला, ठीक है, मैंने खुद ये काम किया था देखने वाला। आई बात समझे? अब मैं आपको इन दोनों के बीच का फर्क समझा देता हूं कि भैया रिफ्लेक्सिव को कैसे पहचाने और अपना एम्फेटिक को कैसे पहचाने। ठीक है, चलो नोट कर सकते हो भाई। अब एक बात ध्यान रखना, इसकी पोजीशन को लेके एम्फेटिक की पोजीशन, एम्फेटिक की पोजीशन सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट के बाद में। आप यहां पे भी लिख सकते हो, इसको यहां पे लिख दोगे तो भी सही है और यहां पे लिख दोगे तो भी सही है, ज्यादातर ये यही आता है। एम्फेटिक की बात हो रही है, एम्फेटिक की। चलो बाकी आपको मैं सारा डिफरेंस समझाता हूं भाई। तो हेडिंग डालो सारे बच्चे, हेडिंग डालो सारे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन, सारे बच्चे हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। क्योंकि मेरे भाई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। भाई चलो, इधर में मैं लिख दे रहा हूं रिफ्लेक्सिव, इधर में मैं लिख दे रहा हूं, सारे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई। और इधर में मैं लिख दे रहा हूं एम्फेटिक, इधर में क्या लिख दे रहा हूं, एम्फेटिक लिख दे रहा हूं भाई। इन दोनों के बीच में आपको फर्क समझना है, रिफ्लेक्सिव लिखा, एम्फेटिक लिखा। चलो सबसे पहला फर्क, सबसे पहला फर्क भाई देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपको पता है एक्शन होना चाहिए, सबसे पहली बात वहां पे एक्शन होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि वहां पे एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डूअर और रिसीवर सेम होना चाहिए, याद आया, डूअर और रिसीवर अपने वो सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आई ध्यान बात में, या इसको दूसरे शब्दों में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। याद आया? तीन ही पॉइंट बताऊंगा, तीन ही पॉइंट बताऊंगा। मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव तो हम तभी यूज करते थे ना जब किसी एक्शन को करने वाला रिसीव करने वाला सेम हो, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर होगा तो वहां पे एक्शन होगा, पहली बात, डूअर रिसीवर सेम होगा, दूसरी बात। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि पोजीशन, पोजीशन को लेके भाई, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन होगी ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये लिख लो ये बात, ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, लिख लो ये बात, ये ऑब्जेक्ट बनता है। इसकी पोजीशन क्या होगी प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब एम्फेटिक पे आते हैं। एम्फेटिक को यूज करने के लिए एक्शन हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है भाई, एक्शन हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात डूअर रिसीवर सेम नहीं होंगे इसके अंदर,
इसके अंदर डूअर रिसीवर सेम होना मैंडेटरी नहीं है। सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अब तीसरा पॉइंट आता है मेरे भाई पोजीशन। तीसरा पॉइंट आता है प्यारे बच्चों पोजीशन। पोजीशन ध्यान रखना, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, एम्फेटिक ऐसे लिख देता हूं, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, या दूसरी पोजीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद। ये दो पोजीशन होती हैं, ये दो पोजीशन होती हैं। और नोट करके एक पॉइंट लिख लो, अलग से नोट करके लिखो अलग से एक पॉइंट। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनता, नोट करो। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन ना ही सब्जेक्ट बनता ना ही ऑब्जेक्ट बनता। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू, ध्यान रखना। ठीक है, तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन के बीच में ये थे आपके फर्क, ध्यान रखना। अभी आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, तब पता चलेगा आप पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। ठीक है, करें एक्सरसाइज। चलो भाई, अब एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई मैंने लिखा कि कमल पेड हिमसेल्फ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ध्यान से समझना भाई, द इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। when he came to Delhi, कमल पेड हिमसेल्फ द इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हेन ही केम टू दिल्ली। एक बार देखो तो ये हिमसेल्फ सही है क्या गलत है, आपको बस ये देखना है मेरे भाई, यहां पे रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, बस इतना सा काम करना, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो ऑब्जेक्ट बना देना है, अगर एम्फेटिक होगा तो आपको पोजीशन का मैंने बता दिया। चलो एक बार देखो फटाफट से, सारे बच्चे एक बार देखेंगे, आंसर करने की कोशिश करो भाई। चलो भाई, सारे बच्चे का आंसर दिखने चाहिए, फटाफट से आंसर करो। चलो हर एक बच्चा आंसर करेगा। चलो भाई सारे बच्चे शाबाश, फटाफट से चलो। और जो भी जुड़ते हैं बच्चे मेरे भाई, स्टार्टिंग से जुड़ा करो, टाइम से जुड़ा करो, लेट मत आया करो। लेट आओगे चीजें समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। समय से जुड़ा करो, पंक्चुअल दी थी तो पंक्चुअल होना तो एक स्टूडेंट का पहला गुण होना चाहिए। अब देखो इसको हम एक बार समझ के देखते हैं। अब सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। देखो यहां पे वर्ब कौन सी है, सर पेड है। पेड का मतलब चुकाना, चुकाने वाला कौन, चुकाने वाला कौन, सर कमल। अब चुकाया किसको मेरे भाई, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा ना, इसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा ना हिमसेल्फ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है यहां पे, मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया कि कमल पेड हिमसेल्फ, कमल ने खुद को पे कर दिया। अरे भाई ये तो अननेसेसरी बात हो जाएगी कि कमल ने खुद को पे कर दिया, कमल ने खुद को ही चुका दिया, ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब आगे लिखा है द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो शायद इसने ये बिल चुकाया होगा कब, जब वो दिल्ली आया होगा। कमल ने खुद बिल चुकाया होगा जब वो दिल्ली आया होगा। तो इसका मतलब ये इस बात पे जोर डाल रहा है कि कमल ने खुद बिल चुकाया था। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फेटिक है ना। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फेटिक है तो इसको यहां से तो हटा दो, पहले तो यहां से हटा दो। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, कमल पेड व्हाट, क्या चुकाया मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसकी पोजीशन दो हो सकती हैं, या तो यहां पे लिखो इसको हिमसेल्फ को कि कमल हिमसेल्फ पेड, या फिर लिखो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद लिख दो। तो कहने का मतलब या तो इसको ऐसे बोलो कि कमल हिमसेल्फ पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हेन ही केम टू दिल्ली, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे कमल पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल हिमसेल्फ व्हेन ही केम टू दिल्ली। आई बात समझ में, आई ना सबको समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो यानी कि जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ना मेरे भाई, तो हर चीज हमें समझ में आती है, ये गारंटी है। अगर हमारे माइंडसेट में ये आ गया ना कि इस चीज को समझना है तो बस समझना है। मन में अगर ठान लेना रे यार ये तो मुश्किल है, तो मुश्किल पहले ही मान लिया, पहले ही डर गए उससे, तो फिर काहे, फिर वो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है चलो, तो आई बात समझ में। चलो भाई अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, इसका आंसर आप खुद देना है भाई, इसका आंसर आपको खुद देना। अगला सेंटेंस में लिख रहा हूं भाई, दूसरा सेंटेंस, ठीक है भाई। वी विल prepare ourselves
ठीक है, फॉर एसएससी एग्जाम, वेरी वेल लिख लो, वेरी वेल, फॉर एसएससी एग्जाम, फॉर एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, चलो इस सेंटेंस को देखो तो एक बार जरा, इस सेंटेंस को देखो तो आपको बस ये देखना कि आवर सेल्फ, माई सेल्फ ये दिखे ना, तो बस ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए या एम्फेटिक होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव हो ऑब्जेक्ट बना दो, एम्फेटिक हो ऑब्जेक्ट के बाद लिखो या सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखो। देखो एक बार, देखो तो एक बार आंसर करने की कोशिश करो। चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे एक बार। वी विल प्रिपेयर, हम तैयार करेंगे, आवर सेल्फ, खुद को बहुत अच्छे से एसएससी एग्जाम के लिए। देखो तो सही है क्या इसकी पोजीशन, एक बार देखो तो इसकी पोजीशन सही है क्या। देखो भाई, विल प्रिपेयर क्या हो गई, वर्ब हो गई। मेरे भाई हम तैयार करेंगे, कौन करेगा तैयार, हम तैयार करेंगे, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा किसको तैयार करेंगे मेरे भाई, खुद को तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉमन सेंस की बात है, वर्ब का सब्जेक्ट भी तैयार करने वाले भी हम, और तैयार जिसको करेंगे वो भी हम, यानी कि हम खुद को तैयार करेंगे, यानी कि हम खुद को तैयार करेंगे। तो एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम हो गया, डूअर रिसीवर सेम हो गया। तो यहां पे चाहिए था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि जो कि सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों ने गड़बड़ कर दी ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे भाई अगर आप इसको आवर सेल्फ को यहां लिख दोगे तो क्या गलत हो जाएगा क्या, फिर मीनिंग हो जाएगा कि हम खुद तैयार करेंगे, तो बताना पड़ेगा ना क्या तैयार करोगे, है ना। तो मेरे भाई इसका मीनिंग सही है, जब तक मीनिंग सही है ना तो आप उसको चेंज मत करना, ध्यान रखना। अगर मीनिंग वाइज गलत बैठे ना तो ही पोजीशन उसकी चेंज करनी, ठीक है। पहले तो उसी पोजीशन पे उसको चेक करो, आ गई बात समझ में, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव सही है। चलो अगला एक और क्वेश्चन लेता हूं भाई, एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसको ध्यान रखना भाई, इसको ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू इन माई पोजिशन, पुट यू इन माई पोजिशन एंड देन you will realize my problems, then you will realize my problems। चलो भाई आंसर करो, आंसर करो सारे बच्चे। पुट यू इन माई पोजिशन, अपने आप को खुद की पोजिशन, मेरी पोजिशन पे रखो, और जो है देन यू विल रियलाइज माई प्रॉब्लम्स, फिर तुम्हें मेरी समस्याओं का पता चलेगा, है ना। ये कह रहा कि अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करता हूं। चलो एक बार देखो तो क्या एरर चाहिए, एक बार सेंटेंस में आपको एरर छांटना है कि गड़बड़ कहां पे है, ये छांटना है आपको। चलो आंसर करने की कोशिश करो। देखो आंसर से पहले आप मेरे को एक बात बता दो बस, इस पुट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। यहां पे तो सब्जेक्ट लिखा नहीं, इस पुट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है बता दो, इतनी सी बात बता दो, आप अपने आप समझ जाओगे। पुट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इतनी सी बात बता दो, बताओ शाबाश। सारे बच्चे बताएंगे भाई, एक एक बच्चा बताएगा। ये चीज मैंने सिखा रखी है, पीछे की क्लास में ये चीज मैंने सिखा रखी है। मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा जो मैंने ना करवाया हो। वैसे तो मैं पूछता हूं, लेकिन जनरली मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो मैंने ना करवाया हो, है आई बात समझे। और पीछे की बात मैं जरूर पूछता हूं भाई। कोई बच्चा सोचे कि चलो छोड़ो यार, कल का पढ़ाया तो मास्टर नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगा भाई। मैं पीछे की सारी बातें पूछता रहता हूं बीच बीच में, ध्यान रखना, तभी तो पता चलता बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नहीं तो फायदा क्या हुआ उसका। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जब किसी को एडवाइस देते हैं, जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो मेरे भाई ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आया याद, जब मैंने सेंटेंस पढ़ाए थे तो उनमें एक टाइप पढ़ाई थी इंपेरेटिव सेंटेंस। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं। आई ना बात याद में। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे भाई किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट जनरली डूअर होता है। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान सामने वाले को ऑर्डर देता है तो कॉमन सेंस की बात है, काम भी तो वही करेगा। अगर मैंने कहा आपसे कि गो फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, तो जाएगा कौन, मैं जाऊंगा कि आप जाओगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, हम जाएंगे, यानी कि आप जाओगे। आप कौन से पर्सन, सर सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट कौन होता है, यू होता है। इसलिए मेरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जिसको लिखा नहीं जाता। ठीक है भाई, इसका सब्जेक्ट हमें पता चल गया सर यू है। अब यू पुट करने वाला, और किसको पुट करेगा, किसको रखेगा, खुद को। मेरे भाई वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो
तो आपको रिफ्लेक्सिव केस करना है यूज, और यहां पे आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डन डनाडन, जल्दी बता दो। आगे बात समझिए। अच्छा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन अच्छा था और आप सभी को उम्मीद करूंगा कि अच्छे समझ में आया होगा। बताओ सबको समझ में आया ना भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस का ध्यान रखना, खास करके उसका सब्जेक्ट यू होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट यू हो गया और ऑब्जेक्ट में भी यू ही लिखा था, तो रिफ्लेक्सिव केस लिखना पड़ेगा ना भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, फिर अगले प्रोनाउन पे बढ़ जाऊंगा भाई। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर मैं अगले प्रोनाउन पे बढ़ जाऊंगा। चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राज विल डू इट, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड हिज सिस्टर, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड हिज सिस्टर। चलो इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो, फिर अगले प्रोनाउन पे बढ़ेंगे। अगले प्रोनाउन पे चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर अगले प्रोनाउन पे बढ़ जाऊंगा। चलो आंसर करो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो। देखो भाई आपको चेक करते चलना, मैंने ब्रेकिंग सिस्टम आपको सिखाया था ना, इसी वजह से सिखाया था। सर विल डू क्या हो गई, वर्ब हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, राज। राज विल डू व्हाट, क्या करेगा मेरे भाई, कोई काम के लिए, इट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है भाई। ये माई सेल्फ और हिज सिस्टर, ये क्या है, पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये माई सेल्फ यहां पे सही लिखा है, ये देखो तो एक बार, क्या ये माई सेल्फ यहां पे सही लिखा है क्या, एक बार देखो तो जरा शाबाश सारे प्यारे बच्चे। इसकी हिंदी बनेगी कि राज ये काम करेगा मेरे लिए और अपनी बहन के लिए, राज ये काम करेगा मेरे लिए और अपनी बहन के लिए। एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव तब आता है, ऑब्जेक्ट बना है ना, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव तब आता है मेरे प्यारे बच्चों जब किसी एक्शन को करने वाला और रिसीव करने वाला सेम होता है। अब एक्शन को कौन कर रहा है, राज। भाई राज काम करेगा और खुद को थोड़े ना करेगा, खुद के लिए करता ना, खुद के लिए कर देगा। मान लो राज खुद के लिए काम करता ना, तो हिमसेल्फ लिख देते भाई, राज विल डू इट फॉर हिमसेल्फ, है ना। राम ही काम करेगा, खुद के लिए करेगा, तो फॉर हिमसेल्फ लिख देते। लेकिन मेरे भाई मेरे लिए करेगा तो हिमसेल्फ मत, नॉर्मल प्रोनाउन लिख दो, मी। नॉर्मल प्रोनाउन क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे मी लिख दोगे, मेरे लिए करेगा मी लिख दोगे, नॉर्मल सी। आई बात समझ में। तो अननेसेसरी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। जैसे मैं ऐसे बोलूं आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मैं प्राउड करने वाला, और किस पे प्राउड कर रहा हूं, तुम पे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बोलते हो ना, मैं ही प्राउड करने वाला और खुद पे ही प्राउड करने वाला, अब हुआ रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। उम्मीद करता हूं एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना, कमेंट करके बताना नहीं समझ में आया तो, ठीक है। और सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो भाई, लाइक जरूर कर दिया करो सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ जाता हूं भाई, आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बिल्कुल इजी प्रोनाउन है भाई, बिल्कुल इजी प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल क्या नाम है, रेसिप्रोकल। देखो भाई रेसिप्रोकल नाम में ही छुपा है उल्टा, है ना, उल्टा। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में लेन देन होगा भाई। अब लेन देन वो दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, दो से ज्यादा लोगों के भी बीच में हो सकता है ना भाई। मैं मान लो कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो पसंद करने का काम क्या हो रहा है, दो लोगों के बीच में। दो से ज्यादा लोग करते हैं तो दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है कि आदान प्रदान होता है, ठीक है। सामने वाला जो देता है हम भी उसको वही दे देते हैं। उसने इज्जत दी तो इज्जत हमने दे दी, उसने गाली दी हमने गाली दे दी, मतलब रेसिप्रोकल में, वैसे देनी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं भाई। एक तो होता है प्यारे बच्चों ईच अदर, एक तो क्या होता है मेरे भाई ईच अदर, और दूसरा होता है हमारा वन अनदर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वन अनदर, ठीक है भाई। एक तो हो गया हमारा ईच अदर और एक हो गया हमारा वन अनदर। सर ये ईच अदर और वन अनदर कब आएगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर वो आदान प्रदान दो लोगों के बीच में होगा तो ईच अदर, अगर वो आदान प्रदान दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगा तो वन अनदर, ठीक है। ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। अगर दो लोगों के बीच में आदान प्रदान, बंदे देखने कितने हैं, दो हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा वन अनदर। ले एग्जांपल, रेडी हो क्वेश्चन का आंसर देना। चलो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर करना भाई, ठीक है।
सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा कि राज एंड सिमरन, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि राज एंड सिमरन, ठीक है भाई। आगे लिख दिया मैंने कि लाइक वन अनदर, मैंने क्या लिख दिया कि राज एंड सिमरन लाइक वन अनदर। देखो तो एक बार सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, जल्दी देखो, सारे बच्चे देख के जल्दी से बताएंगे सही लग रहा कि गलत लिख रहा। मैंने लिखा राज एंड सिमरन लाइक वन अनदर। एक बार देखो बंदे कितने हैं, पहले आपको देखने इंसान कितने हैं मेरे भाई। इंसान कितने हैं, एक हो गया राज और एक हो गई सिमरन, राज और सिमरन यानी कि दो इंसान हुए मेरे भाई। जब भी अब इनके बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा, पसंद होने का, राज सिमरन को पसंद कर रहा है और सिमरन राज को पसंद कर रही है, तो इसका मतलब मेरे भाई आदान प्रदान हो रहा है चीजों का, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो यूज होगा। अब अगली बात क्या है, लाइक यहां पे वर्ब हो गई पसंद करना। किसको पसंद किया जा रहा है, एक दूसरे को मेरे भाई। अगर इंसान दो है तो दो इंसान के लिए आपको ईच अदर लिखना पड़ेगा, दो के लिए क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, दो के लिए ईच अदर लिखना पड़ेगा और ये बनेगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। दो के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ईच अदर। चलो एक और एग्जाम्पल लिख दो ना सर, चलो एक और एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा भाई, ऑल हिज थ्री सिस्टर्स। मैंने लिखा ऑल हिज थ्री सिस्टर्स, ध्यान से समझना भाई, ऑल हिज थ्री सिस्टर्स रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी वेल। देखो तो भाई, रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी वेल, ऑल हिज थ्री सिस्टर्स रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी वेल। एक बार देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, ऑल हिज थ्री सिस्टर्स रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी वेल। आपको बस इतना सा देखना, जहां भी सेंटेंस में ईच अदर दिखे, वन अनदर दिखे, आपको इंसान देखने, इंसान कितने हैं। अगर दो है मेरे भाई तो ईच अदर, दो से ज्यादा है वन अनदर। अब एक बार देखो कितने हैं, ध्यान से देखो, ऑल हिज थ्री सिस्टर्स, इसका मतलब इंसान दो से ज्यादा है। जैसे इंसान दो से ज्यादा हो, अब देखो रिस्पेक्ट हो गई वर्ब, सिस्टर्स हो गया इसका सब्जेक्ट। रिस्पेक्ट किसकी करते हैं मेरे भाई, एक दूसरे की करते हैं, एक दूसरे की तो करते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे वन अनदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, वन अनदर लिखना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस वर्ब का। रिस्पेक्ट हुम, किसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की, तो वन अनदर लिखना पड़ेगा। क्लियर है, बात आई समझ में, जल्दी बताओ बताओ शाबाश सारे बच्चे, बात आई ना समझ में, आई कि नहीं आई। दो इंसान ईच अदर, ईच अदर, दो से ज्यादा वन अनदर, बस ईच अदर वन अनदर सेंटेंस में देखा तो आपको देखने इंसान कितने, बस भाई ठीक है। चलो इतनी बात ध्यान रख लोगे कि नहीं रख पाओगे, बता दो एक बार सारे बच्चे, रख लोगे ना ध्यान। हाँ चलो मैं एक और सेंटेंस लिख दे रहा हूं, फिर लास्ट सेंटेंस, फिर अगले प्रोनाउन पे बढ़ जाएंगे भाई। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, बोथ हिज ब्रदर्स, बोथ हिज ब्रदर्स, बोथ हिज ब्रदर्स, क्या लिखूं भाई, बोथ हिज ब्रदर्स लव वन अनदर, लव वन अनदर। देखो भाई एक बार इसको और देखो, इस सेंटेंस को और देखो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रोनाउन पे। चलो इस सेंटेंस को देखो, मैंने लिखा बोथ हिज ब्रदर्स, बोथ हिज ब्रदर्स लव वन अनदर। पहले देखो इंसान कितने मेरे भाई, बोथ, बोथ लिखा तो ध्यान रखना, बोथ का मतलब होता है दो, बोथ का मतलब क्या होता है, दो होता है। उसके दोनों के दोनों भाई लव करते हैं एक दूसरे को मेरे भाई। अगर दो हैं तो आपको यहाँ पे ईच अदर लिखना पड़ेगा, अगर दो हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ईच अदर लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना ईच अदर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ईच अदर। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको देखने इंसान कितने हैं, अगर दो हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा है तो वन अदर। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आया ना सबको समझ में। चलो अब अगले टाइप पे बढ़ जाऊं मैं, अगले टाइप पे बढ़ जाता हूं और आज की लास्ट टाइप होगी, आज की लास्ट टाइप होने वाली है प्रोनाउन की। देखो भाई एक बात मैं आपको बता देता हूं कि प्रोनाउन चैप्टर है ना थोड़ा अच्छा चैप्टर है ना,
मतलब कि इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तो ये 1-2 क्लास और लेगा, 1-2 क्लास और लेगा, तीसरी क्लास है 1-2 क्लास और लेगा, तो अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। प्रोनाउन खत्म होगा ना, यहां से क्वेश्चन अच्छे अच्छे फंसते हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है आपको, बस 90 दिन पूरे करने हैं ना, मैं करवाऊंगा, बस सिंपल सी बात है। चलो अगला प्रोनाउन आता है, अगला जो प्रोनाउन आता है उसको हम लिख लेते हैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर आप डालते रहना, कौन से नंबर का भाई, ठीक है, नंबर आपको डालना है, नंबर मैं नहीं डाल रहा भाई, ताकि आपको भी तो ध्यान रहे कि कौन से नंबर का है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो भाई, यहां पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि कुछ ना कुछ टूट टूट के बात होगी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना, यानी कि ये चीजें टूट टूट के बातें होंगी, ठीक है भाई। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको ध्यान क्या रखना है मेरे भाई, आप सबने एक रूल सुना होगा, आप सबने एक रूल सुना होगा, ध्यान रखना, आप सबने एक रूल सुना होगा कि ईच आ जाए, आइदर आ जाए, सबने जरूर सुना होगा, नाइदर आ जाए, है ना, वन आ जाए, आपने सुना होगा, ईच आए, आइदर आए, नाइदर आए, चाहे वन को यहां पे मत लिखो चाहे, और अगर लिखना है तो लिख लो मेरे भाई, ईच आए, आइदर आए, नाइदर आए, वन आए, और मेरे भाई इनके बाद में आए ऑफ, इनके बाद में क्या आए, ऑफ आए, और ऑफ के तुरंत बाद में, सुनना पहले किताबी बात बता रहा हूं मैं, किताबों में क्या लिखा जाता है, तो जो नाउन आता है वो नाउन तो आता है प्लूरल फॉर्म में, नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में, और जो इसके बाद में वर्ब लिखी जाएगी मेरे भाई, वो लिखी जाएगी सिंगुलर फॉर्म में। वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी सिंगुलर फॉर्म में। ऐसी बातें आती हैं किताबों में कि ईच आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, वन आ जाए, तो मेरे भाई उनके बाद में ऑफ आए, तो जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अब ये रट लोगे आप, इज इट पॉसिबल आपके लिए, क्या ये बात रटना संभव है, नहीं होगी मेरे भाई, सर नहीं रट पाएंगे, अब आदत ऐसी पड़ गई है सर लॉजिक जानने की, है ना, अब नहीं रट पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा भैया, अगर कोई आपसे बोले ना रट लो, हमसे ना हो पाएगा, इंग्लिश में खासकर, ठीक है। चलो अब इसका रीजन जानते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। चलो भाई मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सारे प्यारे बच्चे ना खुद ब खुद बता देंगे भाई, मुझे विश्वास है आप खुद ब खुद बता दोगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो भाई एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो भाई ध्यान से, each of the students have submitted, ध्यान से सुना, each of the students have submitted his fee, each of the student have submitted his fee। अब इसको देखो भाई, अब मेरे तरीके से समझो, जो मैं तरीका सिखा रहा हूं उस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ इसके अंदर सबसे पहले तो एक बात देखो भाई, वर्ब कौन सी है सर, हैव सबमिटेड, यहां पे वर्ब हो गई, ठीक है भाई। अगर मैं पूछूं आपसे इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बता सकते हो, स्टूडेंट्स है या ईच है। अब ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स को आंसर करेंगे, स्टूडेंट लिखा कि स्टूडेंट्स, चलो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखता हूं भाई, स्टूडेंट्स नहीं लिखूंगा, गलती बतानी ना। अब ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट को सोचेंगे, लेकिन मेरे भाई मैंने आप सभी को बता रखा है कि ऑफ क्या होती है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, ईच बनेगा, सब्जेक्ट कौन बचेगा मेरे भाई, ईच बनेगा, ईच बनेगा, ठीक है भाई। अब जो रूल के अकॉर्डिंग ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, क्यों आता है, ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, क्यों आता है सर, ये किस्सा भी खत्म ही कर लेते हैं, ये किस्सा भी खत्म ही कर लेते हैं। देखो भाई ये जो ऑफ होती है ये एक प्रेपोजिशन होती है, आप सभी को पता है कि ये जो ऑफ होती है मेरे भाई ये एक प्रेपोजिशन होती है, ठीक है भाई। ये इंग्लिश में दो काम करती है, ये इंग्लिश में कितने काम करती है, दो काम करती है। एक तो पोजीशन दिखाने का, यानी कि अधिकार दिखाने का, याद आया हो तो मैंने पीछे बता भी रखा है। दूसरा काम करती है ये सिलेक्शन का, दूसरा काम करती है सिलेक्शन का, यानी कि बंदे सिलेक्ट करने का, ठीक है भाई। कैसे कैसे
जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि द हाउस ऑफ राम, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा द हाउस ऑफ राम, ठीक है भाई। और मैंने यहां पर सारे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है सर, और राम इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। अब ये ऑफ प्रेपोजिशन देखो अधिकार दिखाने का काम करी है, राम अधिकार दिखा रहा घर पे, इसका मतलब है राम का घर, इसका मतलब क्या है, राम का घर। पजेसिव एडजेक्टिव समझाई थी, याद आया आपको कुछ, राम का घर, ठीक है भाई। चलो ठीक है, ये तो अधिकार दिखा दिया। अब देखो भाई, अब एक एग्जांपल सुनना, मैंने लिखा वन ऑफ द बॉय, मैंने लिखा वन ऑफ द बॉय। ध्यान से समझना भाई, ट्रिक की चीजें बिना रूल के समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना मेरे मुन्ने। देखो मैंने लिखा वन ऑफ द बॉय, अब फिर से ऑफ प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन है तो अपना ऑब्जेक्ट तो लेगी सर, तो ये जो भी लिखा हुआ है ताम झाम ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, यहां पे मेरे को इतनी सी बात बता दो कि ये प्रेपोजिशन पोजीशन का काम करिए कि सिलेक्शन का, बताओ शाबाश। मेरे को इतनी सी बात बता दो, यहां पे ऑफ प्रेपोजिशन अधिकार दिखाने का काम करी है या बंदे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, जल्दी बताओ शाबाश, बताओ बताओ। अधिकार दिखाने का काम है या सिलेक्शन का? देखो अधिकार कहां भाई, ये सिलेक्शन का काम करा कि लड़कों में से कोई एक लड़का। अब ध्यान आपको क्या रखना है, जब सिलेक्शन का काम करती है ना ये प्रेपोजिशन, तो इसके लेफ्ट राइट में तो सिलेक्टेड कैंडिडेट लिखते हैं भाई। सिलेक्टेड 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। और इधर साइड में आपको लिखना है टोटल, यानी कि जिनमें से आपने सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से आपने सिलेक्ट किए हैं। सुना मेरी बात, इधर साइड में आपको वो लिखने हैं जितने सिलेक्ट किए हैं, इधर साइड में वो लिखने हैं जिनमें से सिलेक्ट किए हैं। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना, अब अपने दिमाग की कॉमन सेंस लगाना। अगर मेरे को लड़कों में से छांटना है कोई, तो सिलेक्शन के लिए कम से कम कितने लड़के चाहिए, ये बात बता दो, बताओ शाबाश। बताओ, अगर मान लो मेरे को सिलेक्शन करना है तो मेरे को कम से कम कितने लड़के चाहिए। मान लो मेरे को कहीं टूर्नामेंट में लड़के लेके जाने हैं तो सिलेक्शन करना उसके लिए, तो कम से कम कितने लड़के चाहिए सिलेक्शन के लिए? क्या एक ही लड़का होगा तो मैं सिलेक्शन कर लूंगा? कॉमन सेंस की बात है सर, सिलेक्शन करने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए। चलो मैंने 2 में से 1 को सिलेक्ट कर दिया, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 तो चाहिए सर। और 2 क्या होता है, प्लूरल होता है मेरे भाई, प्लूरल होता है। और 2 से ज्यादा तो ऑब्वियसली प्लूरल होगा, इसलिए टोटल हमेशा प्लूरल होगा। जब भी सिलेक्शन की बात होगी टोटल हमेशा प्लूरल होगा, टोटल हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। अब आओ अपने क्वेश्चन पे, यहां पे देखो, यहां पे एक बात बताओ, सिलेक्शन या पोजीशन, जल्दी बताओ। अब यहां पे क्या काम हो रहा है, सिलेक्शन का या पोजीशन का? हर एक स्टूडेंट ने सबमिट करवा दी फीस मेरे भाई, सिलेक्शन का। अगर सिलेक्शन का काम हो रहा है तो प्लूरल आएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा होंगे, तो स्टूडेंट्स आया, ठीक है। अब अगली बात कि ये वर्ब सिंगुलर क्यों आती है, उसका रीजन और जान लो भाई। देखो वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब आती है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो ईच सब्जेक्ट होता है ये एक एक करके बात करता है हर एक स्टूडेंट ने। इसका नेचर सिंगुलर होता है, ध्यान रखना, इसका नेचर प्यारे बच्चों सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारे यहाँ पे वर्ब भी कैसे लिखी जाती है, सिंगुलर लिखी जाती है सर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लिखी जाती है। आई बात ध्यान में, ये था इस रूल के पीछे का लॉजिक कि भैया ये रूल बना क्यों, इसके पीछे का लॉजिक था ये कि ऐसे चीजें होती हैं। आई बात समझे सबको? अब तो रूल नहीं रटोगे ना। अभी और एग्जांपल दे रहा हूं, और एग्जांपल दे रहा हूं। चलो पहले मैं एक लिस्ट बनवा दे रहा हूं भाई, पहले मैं आपको लिस्ट बनवा दे रहा हूं एक। देखो ये लिस्ट याद कर लेना। ईच कब यूज करना है, ईच तब यूज करना है जब बंदे हो 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2, ये ईच यूज करना भाई। जब इंसान 2 या 2 से ज्यादा हो तो आपको ईच यूज करना है, ठीक है। आपको आइदर कब यूज करना है, आइदर, आइदर आपको यूज करना है जब आप 2 में से 1 छांट रहे हो, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 छांट रहे तो आइदर यूज करना है, ठीक है भाई। अच्छा सर ये फिर 2 में से 1 भी नहीं छांटना हो तो नाइदर यूज करना है। नाइदर का मतलब होता है मेरे भाई 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ 2,
दो में से एक भी नहीं छाटना, नाइदर हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। याद रखना ये बात, ठीक है। उसके बाद में अगर सर दो से ज्यादा में से एक छाटना हो तो एनी आएगा, एनी आएगा भाई। एनी आपको कब यूज करना है? जब दो से ज्यादा में से एक छाटना हो, 1 आउट ऑफ मोर देन 2। ध्यान रखना, दो से ज्यादा में से एक छाटना हो तो आपको एनी यूज करना है। और क्या रह गया? हाँ, दो से ज्यादा में से एक भी नहीं छाटना हो तो नन। नन होता है मेरे भाई 0 आउट ऑफ मोर देन 2, 0 आउट ऑफ मोर देन 2। ये बात ध्यान रखना भाई, 0 आउट ऑफ मोर देन 2, ठीक है। तो आपको इंसान देख लेने कितने हैं, और पॉइंट नोट करते चलना साथ के साथ में कि ऑल जो है ना, ऑल यूज होता है जब बंदे हो दो से ज्यादा, बंदे हो मेरे भाई दो से ज्यादा। और ये ऑल जो है ना, ये सबकी बात करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबकी बात करता है, ठीक है, सबकी बात करता है। ध्यान रखना, ऑल सबकी बात करता है, सबको एक साथ में, ठीक है। और इसी कड़ी में नोट करते चलोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको नहीं तो चलो बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये लिस्ट अपना स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ में आपको मिली जाएगी, नोट भी कर लो कि ईच आपको तब यूज करना है जब बंदे दो या दो से ज्यादा। आइदर आपको यूज करना है जब दो में से एक छाटना हो, ना इधर नहीं छाटना हो, दो में से। एनी दो से ज्यादा में से एक छाटना हो, नन दो से ज्यादा में से कोई नहीं, ऑल सब की बात करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं सर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा आइदर ऑफ हिज 2 सिस्टर्स, either of his 2 sisters are staying here, are staying here, ठहरे हुए हैं भाई। staying here का मतलब ठहरे हुए हैं। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, आप खुद ब खुद ब्रेक करोगे भाई सारे बच्चे। और लाइक कर दो भाई, अब तक क्या सोच रहे हो, लाइक क्यों नहीं किया? सब देख रहा हूं मैं, टेंशन मतलब सब देख रहा हूं, लाइक कर दो सारे बच्चे। चलो देखो, अब यहां पे ऑफ क्या है सर? प्रेपोजिशन। किसका काम करिए? सिलेक्शन का। दो में से कोई एक, मेरे भाई 2 सिस्टर्स इसलिए प्लूरल आया, दो में से कोई एक, ये हो गया सब्जेक्ट। दो में से कोई एक बोला ना, अगर एक बोला तो ये एक सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहां पे आएगा इज। क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला एक और सेंटेंस ले लेते हैं सर, एक और सेंटेंस ले लेते हैं सर। जैसे मैंने लिखा नाइदर ऑफ हिज आर्म्स, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स आर डिफेक्टिव, आर डिफेक्टिव, कि उसकी कोई भी आर्म जो है ना वो डिफेक्टिव नहीं। आर्म का मतलब भुजा, उसकी कोई भी भुजा डिफेक्टिव नहीं है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। ओ फिर से प्रेपोजिशन है, हाँ सर है। प्रेपोजिशन आई तो ऑब्जेक्ट आया, आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर आपको तब यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों जब दो में से कोई भी नहीं छाटना हो। अब देखो तो क्या दो ही है क्या? अरे भुजाएं तो दो ही होती है, कॉमन सेंस की बात है ये तो, ठीक है। चलो, नाइदर का मतलब आपको 0 छाटने हैं, और 0 मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहां पे आ जाएगा इज आ जाएगा, हाँ इज आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल और लिख रहा हूं और आप उनके थ्रू आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि बोथ हिज ब्रदर्स आर नॉट इंटेलिजेंट, आर नॉट इंटेलिजेंट, बोथ हिज ब्रदर्स आर नॉट इंटेलिजेंट। एक बार इसका आंसर करने की कोशिश करो, एक बार इसका आंसर करने की कोशिश करो भाई। चलो, बोथ हिज ब्रदर्स आर नॉट इंटेलिजेंट। देखो भाई मेरे भाई, एक पॉइंट नोट डाल के लिख लो सारे प्यारे बच्चे, सारे नोट डाल के लिखो कि बोथ, लिखो ये बात भाई, लिख लो ये बात, नहीं बाद में पछताओगे, कि बोथ जो है, बोथ नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता, नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता, यूज नहीं होता। बोथ नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता, बोथ सिर्फ पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ध्यान रखना, बोथ सिर्फ पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा, दोनों के दोनों भाई जो है ना इंटेलिजेंट नहीं है, नेगेटिव सेंस आई। तो मेरे भाई अगर नेगेटिव सेंस आई तो बोथ को तो काटना है, तो इस सेंटेंस को कैसे लिख दूं? बताओ बताओ कैसे लिख दूं?
कैसे लिखूं? बोथ की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, जो मेरे को 0 2 में से कोई भी नहीं छाटे, नाइदर, नाइदर हिज ब्रदर्स, नाइदर हिज ब्रदर्स। अच्छा इसको ऐसे करो एक बार, इस सेंटेंस को ऐसे लिख दो, इस सेंटेंस को ऐसे लिखने की कोशिश करो, बोथ ऑफ हिज टू ब्रदर्स, बोथ ऑफ हिज टू ब्रदर्स, ऐसे लिखने की कोशिश करना भाई, ठीक है। चलो अब देखो सब्जेक्ट कौन है, बोथ है, सब्जेक्ट कौन है मेरे भाई, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है सर। हिज टू ब्रदर्स ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है बोथ, और मेरे भाई सब्जेक्ट बोथ है तो इसको तो काटना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा नाइदर। पहली बात तो ये है, सब्जेक्ट नाइदर लिख दिया। अब नाइदर जो है आपको पता है सिंगुलर होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इज लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बोथ नॉन असर्टिव वर्ड होता है, सॉरी बोथ, हाँ बोथ असर्टिव वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या, कि बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी जगह पे नाइदर यूज कर दो अगर आपको नेगेटिव सेंस ही। आज का लास्ट सेंटेंस, आज का लास्ट सेंटेंस बताना, राजू हैज 3 सन्स, राजू हैज 3 सन्स भाई, ठीक है। बट नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम हैज गवर्नमेंट जॉब, हैज गवर्नमेंट जॉब। चलो आंसर करने की कोशिश करो, आंसर करने की कोशिश करो कि राजू हैज 3 सन्स बट नाइदर ऑफ देम हैज गवर्नमेंट जॉब। देखो तो नाइदर सही लिखा है क्या, एक बार देखो सारे प्यारे बच्चे, नाइदर सही लिखा है क्या। देखो अब बंदे कितने हैं, राजू हैज 3 सन्स, मेरे भाई 3 लड़के हैं, 3 लड़कों के लिए तो नाइदर की बात नहीं होगी, 3 के लिए। अब नाइदर का मतलब है उनमें से कोई भी नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा में से अगर कोई भी नहीं छाटना तो क्या यूज करते हो आप, नन यूज करते हो, याद आया, आप नन यूज करते हो। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भैया बंदे 3 दे देगा और वहां पे सब्जेक्ट ऐसा दे देगा जो 2 के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा लगा ना, आया होगा समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अगर सबको समझ में आया ना, चीजें अच्छी लगती है ना, आप भी मेहनत करोगे तो ही अच्छी लगेंगी। तो सारे बच्चे लाइक कर दिया करो, चलो भाई लाइक पहुंचा दो 500 के पास में, चलो सारे प्यारे बच्चे एक बार लाइक कर देंगे भाई, ठीक है। चलो और बाकी का हम जो है ना कल पढ़ेंगे। तो आज ये प्रोनाउन का जो है तीसरा क्लास था, पीछे का पूरा रिवीजन कर लेना कल तक, ठीक है। और जो बच्चे लेट आते हैं इनको मैं बता दूं कि सुबह में 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है, तो मेरे प्यारे भाई सुबह 9 बजे जुड़ा करो, 9 बजे, ठीक है। 9 बजे का समय और 90 दिन मेरे को आप दे दो, आपकी जिंदगी में बदल दूंगा, ठीक है। चलो तो सारे बच्चे लाइक कर दो सेशन को, और मैं आपको बता दे रहा हूं, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि मेरे भाई जो भी बच्चे जीडी 2023-24 की जो अभी वैकेंसी आने वाली उसकी तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए प्यारे बच्चों फौजी बैच चलाया जा रहा है। ये वही फौजी बैच है जिसने पिछली बार की भर्ती में हजारों सिलेक्शन दिए थे, अब की बार वो संख्या लाखों में होनी चाहिए मेरे भाई, लाखों में होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो सारे बच्चों के लिए ये फीस बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 250 रुपए में ये आपको पूरा का पूरा फौजी बैच मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात का आपको ध्यान क्या रखना है कि ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये वीडियो कोर्स है, और अभी लाइव बैच भी आएगा भाई, बहुत जल्द लाइव बैच भी आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे अभी फिलहाल फौजी बैच से जुड़े हुए हैं ना, अगर लाइव बैच भी आएगा ना तो उसकी फीस मेरे भाई उनके लिए 0 रहेगी, उनको यानी कि एक सिंगल पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, जो आप अभी फिलहाल फौजी बैच से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि मान लो ये फौजी बैच लाइव आएगा, मान लो उसका प्राइस होगा 500 रुपए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो अभी जुड़े हुए हैं उनको कोई रुपया नहीं देना, और नए बच्चे जो जुड़ेंगे ना उनको 500 रुपए ही पे करना पड़ेगा, और एक्सेस दोनों के पास में होगा, जो अभी जुड़े हुए हैं उनके पास में दोनों का एक्सेस होगा, लाइव का भी और रिकॉर्डेड का भी, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना इस बात का। उसके अलावा यूपी पुलिस 2023 के लिए सिपाही बैच जिसकी फीस मात्र 299 रुपए, और बिहार स्पेशल के लिए एसएससी स्पेशल बैच जिसकी फीस मात्र 250 रुपए, और मेरे भाई राजधानी बैच दिल्ली पुलिस वालों के लिए जिसकी फीस मात्र 250 रुपए। सारे के सारे कोर्स आपको एसएससी मेकर की ऐप पे मिल जाएंगे। बहुत से बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, क्या सोच रहे हो, हाँ क्या सोच रहे हो ये बता दो, चीज समझ में नहीं आई, कर दो भाई। चलो और जो है मैं बता दूं कि रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो जिन भी बच्चों का बेसिक्स कहते हैं ना कि
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स बिल्कुल बेसिक से नहीं आता, रीजनिंग ये नहीं आती। तो मेरे भाई रोज रात को 8 बजे एक बार क्लास अटेंड करके देखो, एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग, आपको मजा आएगा, बेसिक चीजें क्लियर होंगी। और हर एक सब्जेक्ट के मेरे भाई बेसिक क्लियर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवांस पे तभी पहुंच पाओगे आप जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, और बेसिक को जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो डेली 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। ये कुछ लिंक है, ये एसएससी मेकर की ऐप का लिंक है। हर एक बच्चे के मोबाइल में एसएससी मेकर की ऐप होनी चाहिए, क्योंकि फ्री पीडीएफ कोर्सेज वगैरह सब आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको फैला दो फटाफट से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और कल फिर मिलते हैं एक बढ़िया से सेशन के साथ में। जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है भाई लाइक कर दो, और कमेंट में जरूर बताना कैसी रही क्लास, ठीक है। कुछ अच्छा लगा वो भी बताया करो, कुछ बुरा लगा वो भी बताया करो, अपने छोटे बड़े भाई के लिए कोई सजेशन हो वो बताया करो, उस पर भी गौर किया जाएगा, ठीक है। मिल के आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों, मिल के आगे बढ़ना है, एक परिवार के जैसे रहना, ठीक है। आपको मिल के आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर मिलते हैं 9 बजे एक नए जोश के साथ में, और यही सोच के साथ में कि कल का दिन हमें सिलेक्शन के और नजदीक लेके जाएगा। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम।